हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिनरल सॉल्ट्स खनिज लवण पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आयरन के बारे में पढ़ा था, उससे पूर्व हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था। अब हम आपके सिलेबस में मेंशन्ड तीसरा खनिज लवण आयोडीन के विषय में अध्ययन करेंगे। आयोडीन जैसे चित्र में दिखा रखा है, इसको अगर संक्षिप्त नाम में देखें तो ये कैपिटल आई से दर्शाया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स आयोडीन से संबंधित मैं आपको बता रही हूं बच्चों, और ये आप इन फैक्ट्स में से आपको कुछ जीके के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये हमारे आहार का एक प्रमुख पोषक तत्व है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है। यह हमारे शरीर को बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो अल्प मात्रा बेहद जरूरी होती है। और इसका एक नाम जो है अवकारक लवण भी है। अवकारक का मतलब होता है जो घटाने वाला होता है, रिड्यूस करने वाला होता है। उसका शाब्दिक अर्थ ये, तो इसको एक अवकारक लवण भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे गले में अवस्थित होती है, स्वर यंत्र के पास में, जो हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, उससे थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन निकलता है, आयोडीन उसका एक प्रमुख घटक होता है। तो जो कार्य थायरॉक्सिन के होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सारे कार्य आयोडीन के भी माने जाते हैं, क्योंकि आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में केवल 10 से 12 मिलीग्राम आयोडीन होता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवित रहना संभव नहीं है। बेटा, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे शरीर में होने आवश्यक होते हैं। ऐसे सोडियम क्लोराइड, अपना नमक को कहते हैं, उसमें से सोडियम का मैंने एक केस हमारे जान पहचान में मैंने देखा है। एक बच्चा जो था, उसका 2 माह का हुआ तो उसको निरंतर दस्त रहने लगे। उसको हॉस्पिटल में ले जाते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, कुछ कंट्रोल में होता था, फिर हो जाता था, और उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उसके लिए बहुत परेशान हुए। अल्टीमेटली वो जयपुर में, उसको अस्पताल में काफी दिन भर्ती करने के बाद में उसे एम्स, दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। और वहां जाकर उनको पता चला कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर सोडियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, सोडियम नहीं बन पा रहा है। तो और आप विश्वास करेंगे बेटा, वो बच्चे को मैंने देखा था, वो मुश्किल 1 साल का था, तब उसकी शारीरिक अवस्था ऐसी लगती थी जैसे वो 4-5 माह का शिशु हो, और 1.25 साल का होने तक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब कितना सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन वो अति आवश्यक है। इसे केवल ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हुए भी अति आवश्यक होते हैं। और आयोडीन की कमी अगर हो जाती है तो बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% तक कम हो जाता है, अगर उनको गर्भावस्था के दौरान और डेवलपिंग ईयर्स, जब उनके मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है आरंभिक वर्षों में, अगर उस समय उनको आयोडीन की उपयुक्त आपूर्ति नहीं हो पाए तो उनका बौद्धिक स्तर कम रह जाता है। आयोडीन जो है बेटा, मूल रूप से मिट्टी और पानी में होता है, इसलिए हमारी ये जरूरत, अगर हमारी मिट्टी के अंदर आयोडीन है, समुद्र के आसपास की जो मिट्टी होती है वहां पे आयोडीन मिल सकता है। तो जहां आयोडीन वाली जमीन होती है, वहां का अंदर जो भी फसल होती है उसके अंदर आयोडीन उपस्थित होता है। हमारे देश के अंदर आयोडीन युक्त भूमि बहुत कम है, इसलिए हमारे देश के अंदर आयोडीन की कमी के केसेस बहुत देखे जाते हैं। और उसी को ओवरकम करने के लिए हमारी सरकार ने आयोडाइज्ड सॉल्ट का फॉर्मूला, आयोडाइज्ड नमक, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका इसीलिए किया है जिससे ये हमारी आवश्यक मात्रा में, हमें फल सब्जियों से नहीं मिल रहा है, फसल से नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमें नमक के माध्यम से आवश्यक मात्रा में ये आयोडीन प्राप्त हो जाए। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया के अनुसार हमारे पूरे संसार में विभिन्न देशों में लगभग 150 से 200 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो सोचिए आप 150 से 200 मिलियन से ज्यादा आयोडीन की कमी से होने वाले जो घेंगा रोग है उससे पीड़ित लोग हैं।
और भारत में आयोडीन की सबसे अधिक कमी कहाँ होती है? हिमालय की तराई वाले इलाके में, मतलब ये अपना जो उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, और यहाँ से लेके हमारा जो पूर्वी हिस्सा जो है पूरा देश का, वहां सब जगह इसकी आयोडीन की कमी के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। 1950 के आसपास आयोडाइज सॉल्ट का, आयोडाइज नमक का कॉन्सेप्ट आ गया था, अपने इंडिया में भी आ गया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने का कार्य भारत सरकार ने 1992 में पूरे संसार में इसका वो लिया गया था निश्चय कि हमारे देश को, सब लोग अपने अपने देश को आयोडीन डेफिशिएंसी से मुक्त करेंगे। तो उसमें 1992 से पहले ही ये व्यापक रूप से इसका प्रयोग, प्रचार, प्रसार आरंभ कर दिया था भारत में भी। अब हम देखते हैं कि आयोडीन के कार्य क्या क्या होते हैं, हमारे शरीर में आयोडीन के कार्य क्या होते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन के कार्य होते हैं, वो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी से नहीं बन सकता है। तो जो उसके अंदर आयोडीन उपस्थित होता है, तो जो थायरोक्सिन के कार्य होते हैं वही आयोडीन के कार्य भी माने जाते हैं। थायरोक्सिन में आयोडीन के 4 अणु विद्यमान होते हैं और इनके कार्य लगभग एक समान है। तो ये सबसे पहले शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ये बच्चों के शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक खनिज लवण है। इसकी कमी से बालों के अंदर शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर हो जाते हैं और बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग भी हो जाता है। बड़ों में आयोडीन की कमी से मिक्सेडीमा नामक रोग हो जाता है और घेंगा रोग, जिसको अंग्रेजी में गॉइटर कहते हैं, वो हो जाता है। तो क्योंकि ये सारी समस्या आती है जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है। इसका दूसरा कार्य है कि आयोडीन प्रोटीन यौगिक थायरोग्लोब्युलिन और थायरोक्सिन के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। तो इन दोनों चीजों के निर्माण में, और इस थायरोक्सिन जो होता है ये कोशिकाओं में होने वाले ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का नियमन करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोशिका एक हमारे शरीर की छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रीज हैं और उन फैक्ट्रीज के अंदर बिल्कुल फैक्ट्री की तरह ईंधन भी चाहिए, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी होती है। तो उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का नियमन ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है, यानी आयोडीन करता है। फिर हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर की आधारीय उपापचयंदर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करता है। अगर ये कम मात्रा में होता है इसका उत्पादन, तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और व्यक्ति को भूख कम लगती है, लेकिन उसका वजन बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। मतलब समझ लो कि शरीर की फैक्ट्री में कार्य कम गति से, धीमी गति से, मंथर गति से हो रहा है, इसलिए व्यक्ति का सूजन आ जाती है, उसका शरीर का भार बढ़ जाता है और इस अवस्था को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। इसके विपरीत अगर ये ज्यादा हो जाता है तो बीएमआर का स्तर जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, आधारीय उपापचयन दर बढ़ जाती है, फैक्ट्री में बहुत तीव्र गति से कार्य हो रहा है और उस अनुपात में अगर उसको वो ऊर्जा नहीं मिल रही तो व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लग जाता है। तो ये हमारी आधारीय उपापचयन दर को का नियमन करता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कार्य वो है ये धात्री माता, मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हैं माँ, उसके दूध का भी ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर इसकी कमी होती है, अगर इसके मतलब दूध के निर्माण के अंदर इसका भी अंश होना चाहिए, अगर इसकी कमी होती है तो बच्चे के अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक विकार हो सकते हैं, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। फिर ये देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल के रासायनिक संश्लेषण में भी सहायता उत्पन्न करता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है, जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया गया है। इसलिए मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह से ये हमारे शरीर की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी
मदद करता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी उपापचयन दर, और उपापचयन दर हमारे शारीरिक ताप को प्रभावित करती है। तो ये शारीरिक अपरोक्ष रूप से ये शारीरिक ताप को थायरॉक्सिन के माध्यम से शारीरिक ताप को भी प्रभावित करता है। फिर ये देखा गया है कि ये प्रजनन प्रणाली जो है उसमें भी इसका महत्व होता है। ये प्रजनन अंगों के बढ़ने और स्वाभाविक रूप से परिपक्व होने में मदद करता है, और आसान गर्भावस्था भी इसकी उपस्थिति में आसान ढंग से निकल जाती है, और अजन्मे बच्चे को न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से बचाता है। देखा जाए तो ये आयोडीन जो है अजन्मे मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है उसके मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को आयोडीन का सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु उत्पन्न होता है तो उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं ये हमारे अच्छे जीवाणु और बुरे जीवाणु दोनों को ही नुकसान पहुंचा देती है। तो ये शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है, और ये हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को भी सक्रिय करता है और मजबूत रक्षा तंत्र बनाता है। नेक्स्ट है ये हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को भी सही बनाए रखने में। संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब समझते हैं बच्चों, कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं वो हमारे शरीर की ज्ञान अर्जन से मतलब हमारी बौद्धिक विकास से संबंधित जो होती है उन क्षमता को बनाए। देखा गया है कि जिन शिशुओं को गर्भकाल में या जन्म के बाद आरंभिक अवस्था में आयोडीन नहीं मिलता है उनका संज्ञानात्मक विकास पिछड़ जाता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। फिर ये हमारे शरीर में कई हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। जैसे अभी आपको बताया थायराइड ग्रंथि में के उचित कार्य के लिए, थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन के अलावा दूसरे हार्मोन भी स्रावित होते हैं, तो ये उन सबको का नियमन करने में मदद करता है। ये हार्मोन को उचित स्तर पर बनाए रखता है, उनके उतार चढ़ाव के स्तर को रोकता है। और ये बहुत सारी ये हार्मोन जो होते हैं ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और आयोडीन उन्हें अच्छी तरह से काम करने में सक्षम बताता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वो है ये विकिरण से बचाता है। विकिरण को अंग्रेजी में कहते हैं हम रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है बच्चों? जैसे अपन लोग एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहां पर हमको कहा जाता है कि आप बाहर रखिए, क्योंकि वहां से विकिरण निकलता है। कुछ उद्योग धंधों में भी विकिरण निकलता है। एटम बम जो था वो भी विकिरण उत्पन्न करता है। तो ये विकिरण से बचाता है, मतलब थायराइड ग्रंथि को विकिरण से बचाता है, थायराइड ग्रंथि को। तो ये आयोडीन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम कर रहे होते हैं या रेडियोलॉजी विभाग में काम कर रहे होते हैं जहां पर एक्सरे वगैरह होते हैं, तो उनको विकिरण से बचाने में आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर रोग जनकों से लड़ता है, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से लड़ता है, और ये एंटीबायोटिक्स की तरह अच्छे जीवाणु को नष्ट नहीं करता है, केवल बुरे जीवाणु को नष्ट करता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा बहुत से अध्ययन से देखा गया है कि आयोडीन जो है वो कैंसर कोशिकाओं के सिकुड़ने और मृत्यु में भी मदद करता है। एक एपोप्टोसिस नामक एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुकोशीय जीव मनुष्य में जैसे व्यवस्थित कोशिका मृत्यु होती है, एक क्रम में, एक निश्चित क्रम के अनुसार कोशिका मृत्यु होती है। आयोडीन उन कोशिकाओं को रोकता और मारता है जो लगातार बढ़ रही हैं। कैंसर में बेटा
ट्यूमर होता है उसमें यही होता है, अत्यधिक कोशिकाओं की वृद्धि होने तो उन कोशिकाओं को ये रोकता और मारता है जो लगातार बढ़ती और शरीर को मारती है। इसीलिए आयोडीन को स्तन, थायराइड, गैस्ट्रिक और प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। फिर ये नाखूनों को मजबूत बनाता है। आयोडीन जो हमारे नाखून बिल्कुल कमजोर से टूटने वाले होते हैं उनको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ये उसकी हमारे नाखून को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और इसीलिए आयोडीन का सही स्तर होने पर नाखून भी स्वस्थ रहते हैं। अब इसकी कमी का प्रभाव। इसकी कमी से कोई भी आपसे पूछेगा, सबसे पहले आपको जीके में भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग होता है, हिंदी में इसको घेंगा या गलगंड कहते हैं। ये गर्भवती स्त्रियों में हो सकता है ये रोग, क्योंकि गर्भकाल में आयोडीन की मांग बढ़ जाती है और ये इसीलिए गर्भावस्था में ज्यादा देखा जाता है। जब भोजन के द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं होती है तो दैनिक क्रियाकलाप को करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। बेटा क्या होता है कि जब थायरॉक्सिन का स्तर हमारे शरीर में गिर जाता है तो थायराइड ग्रंथि के अंदर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को उद्दीप्त करने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ले लेती है। इसी गांठ को घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। आयोडीन युक्त आहार के सेवन से यह रोग दूर हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक यह आहार आयोडीन ग्रहण नहीं किया जाए तो यह रोग स्थायी हो जाता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में पहले तो बहुत ही कॉमन था, एक थैली सी, एक गांठ सी लटकती रहती थी लोगों के गले से, वो गलगंड रोग या गॉइटर की होती थी। दूसरा देखा गया है इसका कमी का प्रभाव कि छोटे बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म रोग जो होता है बच्चों में, उससे उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। बच्चों ये विकलांगता स्थायी भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बच्चे की लंबाई कम हो जाती है, कद छोटा रह जाता है, उसकी चय अपचय दर बहुत कम हो जाती है जिससे उसे भूख भी नहीं लगती है, मांसपेशियां कमजोर, ढीली और दुर्बल हो जाती है, उसकी त्वचा सूखी, खुरदुरी और मोटी सी हो जाती है, जीभ का आकार बढ़ जाता है, होंठ मोटे हो जाते हैं जिसके कारण वो अपने मुंह को बंद नहीं रख पाता है और ढंग से मुंह बंद नहीं कर पाता है, उसका चेहरा अजीब सी शक्ल का हो जाता है, बाल बिल्कुल चमकहीन, रूखे और कड़े हो जाते हैं और उसका चेहरा उदास और लावण्यहीन, बिल्कुल चमकहीन सा हो जाता है। तो ये क्रेटिनिज्म रोग बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक होता है, ये इसकी कमी से हो सकता है। वयस्कों में आयोडीन की अगर कमी हो तो मिक्सीडीमा नाम का रोग हो जाता है। इसके अंदर शरीर में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को बहुत थकान महसूस होने लगती है। बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म में बच्चे को व्यक्ति को सुस्ती और थकान बहुत लगती है, ये इसकी पहचान होती है। और हमारे यहाँ जयपुर वगैरह यहाँ के अपने राजस्थान में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी ये रोग होने लग गया है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे लोगों को मिक्सीडीमा जो होता है उसमें भी लोगों को थकान महसूस होती है, व्यक्ति सुस्त, आलसी, उत्साहहीन और थका सा होता है, चेहरा उदास और भावहीन हो जाता है, शरीर का तापक्रम कम हो जाता है और रोगी को गर्मी में भी ठंड का अनुभव होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों की चमक समाप्त हो जाती है, बाल कड़े और रूखे हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, मस्तिष्क के कार्यों में शिथिलता आ जाती है, शरीर की मांसपेशी कमजोर और दुर्बल हो जाती है, हृदय गति मंद हो जाती है, त्वचा वही रूखी, खुरदुरी और कांतिहीन हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो क्या होता है? बेटा समुद्र के पास जो लोग रहते हैं और समुद्र से उत्पन्न भोज्य पदार्थ को लेते हैं, वहां पर कहीं कहीं ये हो जाता है, आयोडीन की कमी जब ज्यादा हो जाती है तो हमारी BMR बढ़ जाता है, आधारीय उपापचयन दर बढ़ जाती है और थायराइड ग्रंथि से ज्यादा एक्टिवेट अगर हो जाती है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो अत्यधिक श्रवण से इसके ये होता है कि एक्सोप्थेल्मिक
गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ग्रेव का मतलब समझते हैं बच्चों? कब्र। कब्र का रोग कहा जाता है इसको। मतलब कितना घातक हो सकता है। इसमें BMR मतलब आधारीय उपापचय अंदर तेज हो जाती है, हृदय की गति तीव्र हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, शरीर का तापक्रम बढ़ा हुआ रहता है। पिछली वाले उसके अंदर क्या था? कम रहता था, अब इसमें शरीर का तापक्रम बढ़ा रहता है। व्यक्ति हर वक्त बेचैन, आपको जब हमारा तापक्रम बढ़ जाता है, हमारे को बुखार सा होता है, हल्का सा भी हो रहता है, तो हम लोगों को कितनी बेचैनी, चिंता और चिड़चिड़ापन, तो वही इसमें है। बेचैनी, चिंता और चिड़चिड़ापन रहता है। आंखों की पुतलियों में वसा का जमाव हो जाता है और ऐसा लगता है कि आंखें उसकी कोटर से, जैसे बेटा ऐसे देखने में लगता है कि उसकी आंखें फट के बाहर आ रही हो, बड़ी और बाहर निकली हुई प्रतीत होती हैं। उसकी नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, मतलब दिल की धड़कन तेज होती है। स्त्रियों में रजोधर्म मासिक स्राव जो होता है वो बहुत तीव्र और पीड़ायुक्त हो सकता है। ये एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के लक्षण हैं। अब आयोडीन के स्रोत क्या क्या हैं? ये देखिए मैंने रेखा है, मूली, शतावर, गाजर, टमाटर वगैरह, ये तो आप लोगों को वनस्पतिक स्रोत है। इसके अलावा अंडे, दूध, पनीर, कॉड लिवर ऑयल, कहते हैं दही बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा सागर मतलब समुद्र से उत्पन्न जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो इसका बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। जैसे समुद्री घास की राख, इसमें कुछ वेराइटीज दे रखी है, अरमे, हिजिकी, कोम्बू और वाकामे। इन्हें सूप या सलाद में छिड़क कर खाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे वनस्पतिक स्रोत में क्रैनबेरी, जामुन, जैविक दही, क्रैनबेरी क्या होता है, जैविक दही, नौसेना, सेम, स्ट्रॉबेरी इत्यादि भी इसके लिए बहुत अच्छे स्रोत होते हैं आयोडीन के। अब अंतिम इसके ऊपर मैंने आपको इसकी दैनिक आवश्यकता, बेटा ये WHO के द्वारा दी गई है। WHO के द्वारा दी गई है अलग अलग आयु वर्गों के लिए। देखिए बच्चों, आप इस चार्ट में ध्यान दीजिए कि जन्म से 6 माह पर 110 मिलीग्राम है। 7 से 12 माह पे जब हमारा मस्तिष्क विकास तेज हो रहा है तब 130 माइक्रोग्राम है, और फिर ये घटने लग जाती है और फिर जाके किशोरावस्था में बढ़ती है और वयस्कावस्था में ये 150 माइक्रोग्राम के करीब होती है। और आप ये देखिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आयोडीन से संबंधित जो बातें मेरे को आपको बतानी थी वो मैं बता चुकी हूँ। ये मैंने अंतिम पृष्ठ के ऊपर, जैसे मैं हमेशा एक पिक्चर देती हूँ आप लोगों के दिमाग में जो कैद रह जाए, आपको ध्यान रहे, यह है आयोडीन के स्वास्थ्य लाभ का मैंने चार्ट आपको शेयर किया है पिक्चर के साथ साथ। कहते हैं भुने हुए आलू में भी बहुत अच्छा आयोडीन का स्रोत होता है, तो उनका भी हम सेवन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आयोडीन का चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। इस वीडियो के साथ साथ जो आपको मैं PDF भेज रही हूँ उसको पढ़िए। कुछ समझ ना आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू की जो छात्राएं हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम, कक्षा और सेक्शन जरूर से लिख दें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। इसके अलावा आप लोग इस चैनल वीडियो देखने के बाद में नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी। और अभी मैं सप्ताहांत में आप लोगों को एक असाइनमेंट के रूप में प्रश्न दूंगी, आप उसको रजिस्टर में अपनी कॉपी में किसी में भी लिखिए, उसके उत्तर लिखिए और वो मुझे फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उसके साथ मिलेंगे, अगला खनिज लवण पढ़ेंगे।